तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 1857 के क्रांति के बारे में। क्या दोस्तों 1857 के क्रांति के बारे में। 1857 की तो दोस्तों 1857 की क्रांति आखिर क्यों हुई, इसका पक्ष क्या था। इसका कोई एक पक्ष नहीं हो सकता दोस्तों। ये कोई सब्जी नहीं है जो कि जल गया तो इसका एक ही पक्ष है कि उसको ज्यादा देर तक हम क्या उसको टेम्परेचर देते रहे। यह बहुत बड़ा क्रांति है दोस्तों। और यह इसका कोई एक पक्ष नहीं हो सकता है दोस्तों। इसके कई कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले ब्रिटिश जो थे वो प्लासी के युद्ध यानी कि 1757 के पहले 1757 के पहले यह किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे सामाजिक में। और इसके बाद या उसके पहले सिर्फ व्यापार का विस्तार करना चाहते थे। क्या व्यापार का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन 1857 के प्लासी के युद्ध के बाद यह राजनीतिक रूप से उभर कर आए। क्या राजनीतिक रूप से उभर कर आए कौन, ब्रिटिश। तो राजनीतिक रूप से उभर कर आए कब, प्लासी के युद्ध के बाद। और 1765 ईस्वी यानी कि जब इलाहाबाद की संधि हुई दोस्तों। क्या इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जब इलाहाबाद की संधि हुई तब से इन्होंने पूरे भारत को धीरे धीरे करके अधिग्रहण करने की कोशिश की और धीरे धीरे करके अधिग्रहण कर भी लिए। 1757 से 1857 के बीच जो ब्रिटिश थे वो पूरे भारत पे अधिग्रहण कर लिए और पूरे भारत को अपने कब्जे में ला लिए। तो यह पूरा पीरियड था दोस्तों, 100 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिए कौन, ब्रिटिश। 100 वर्षों में पूरे भारत पे शासन कर लिए कौन, ब्रिटिश। और इन्होंने भारत के प्रत्येक भूभाग तथा प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। प्रत्येक भूभाग तथा प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। यह ऐसा नहीं कि कोई किसी खास वर्ण या किसी खास जाति को प्रभावित किया या व्यापारी को प्रभावित किया तो जमींदार को नहीं किया, किसान को किया तो इसको नहीं किया। यह सबको कुल मिला के प्रभावित किया कौन, 1857 की क्रांति। दोस्तों कुछ इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं यह 1857 की जो क्रांति हुई क्यों हुई, तो ये ब्रिटिश की जो गलत नीतियां थी, ब्रिटिश की नीतियां और चरित्र का परिणाम था। ब्रिटिश की नीतियां और चरित्र का परिणाम था। ब्रिटिश की नीतियां और चरित्र के परिणाम था दोस्तों। अब जिनका चरित्र गंदा रहेगा उनके साथ यही होने वाला था। और उसी के कटाच में हमारे इंडियन 1857 की क्रांति की कहते हैं कि 1857 की क्रांति दोस्तों ब्रिटिश नीतियां का करारी जवाब था। क्या ब्रिटिश नीतियां का करारी जवाब था कौन, 1857 की क्रांति। इनकी नीतियां खराब थी, इनका चरित्र खराब था। क्या नीतियां और चरित्र खराब था, उसी का जवाब था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे। इनका चरित्र खराब था, इनकी नीतियां खराब थी, इसका जवाब 1857 की क्रांति को माना जाता है। अब इनका कई कारण है, जैसे हो गए राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, आर्थिक कारण हो गए। दोस्तों इतना बड़ा क्रांति है तो कोई एक कारणों से नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण हो गए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण हो गए, और साथ में सैन्य कारण हो गए। क्या सैन्य कारण हो गए। तो दोस्तों यह क्रांति एक छोटे से कारण नहीं दोस्तों, इसके 4-5 कारण हैं और बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। तो एक हो गया सामाजिक कारण भी प्रभाव डालता है, आर्थिक कारण भी प्रभाव डालता है और
सैन्य कारण भी प्रभाव डालता है। तो सभी मिलाकर 1857 की क्रांति आखिर हो ही जाती है। सबसे पहले हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक देखते हैं कि क्या ये गुल खिला रहे थे, इनका चरित्र कितना गंदा था, इनकी नीतियां कैसी थी, आखिर क्यों हुआ 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण देखते हैं। तो बात है 1848 ईस्वी की, जब भारत में ब्रिटिश के तरफ से नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आए। 1848 ईस्वी में ब्रिटिश ने नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, जो कि बहुत गंदे इंसान इनको हम कह सकते हैं दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आते ही सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश का इनको भेजने का मुख्य मकसद ही था कि पूरे भारत का अधिग्रहण करना। ब्रिटिश का मुख्य यही लक्ष्य था कि पूरे भारत का अधिग्रहण करना। तो लॉर्ड डलहौजी जो आए हैं, इनको एक शासक माना जाता है साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी का मतलब होता है दोस्तों पूरे साम्राज्य को जीतने वाला और साम्राज्य का विस्तार ज्यादा से ज्यादा कर सके, इनको साम्राज्यवादी भी कहा जाता है। इनको लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी भी कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में आते ही एक नई नीति अपनाए। कैसी नीति? तो यह राज्य हड़प की नीति अपनाए। राज्य हड़प की नीति अपनाए। अब शब्द से ही तात्पर्य होता है दोस्तों, हड़प मतलब किसी को आप जबरन हड़प ले रहे हैं। अब आप किसी के जमीन पे आप उसका अधिग्रहण कर ले रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। इसी को अब राज्य हड़प की नीति जो ब्रिटिश लाए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई राजा थे उस वक्त, बड़े बड़े सारे राजा थे, और कोई राजा के अगर पुत्र नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं है, और अगर वो कोई पुत्र को गोद लिए हैं, वो क्या पुत्र को गोद लिए हैं, तो उसको अवैध करार कर दिया जाएगा। क्या? अवैध करार कर दिया जाएगा। अवैध करार कर दिया जाएगा। और जब जो शासक थे वो मर जाएंगे, तो क्या करेंगे? उसको ब्रिटिश शासन में मिला लेंगे। दोस्तों यह बहुत बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि उस समय अधिकतर राजा थे जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। वो दत्तक पुत्र, यानी कि दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक पुत्र थे उनके, कई सारे लोग अपने गोद लिए थे अपने पुत्र को, ताकि इनको अपना उत्तराधिकार बना सके। लेकिन ब्रिटिश जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने राज्य हड़प की नीति के तहत उसको अवैध करार कर दिया गया। और इसके तहत इन्होंने 7 राज्य को हड़प लिया। अब ये बहुत बड़ा कारण बनता है, आगे इनकी पूंजी बजने वाली है दोस्तों, क्योंकि इनका हरकत ही वैसा था। तो 1800 तो इन्होंने कितने 7 राज्य को हड़प लिया। किसके आधार पे? तो राज्य हड़प की नीति के आधार पे। तो 7 राज्य कौन कौन है देखते हैं। तो सबसे पहला है सोपारा। कौन? सोपारा। सोपारा। दूसरा है जैतपुर। क्या? पहला है सोपारा, दूसरा है तो कौन? पहला है दोस्तों सोतारा, जो कि 1848 ईस्वी में ब्रिटिश ने अपने अधीनस्थ कर लिया, यानी कि अधिग्रहण कर लिया दोस्तों। कौन? सोतारा। दूसरा है जैतपुर। तीसरा है सोपारा हो गया, जैतपुर हो गया। तीसरा है संभल। और संभल का इन्होंने इसका भी अधिग्रहण 1849 ईस्वी में कर लिया, और संभल का 1850 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया। कौन? ब्रिटिश शासक, मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और चौथा है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर।
उदयपुर को इन्होंने 1852 में मिला लिया। पांचवा हो गया झांसी, झांसी को इन्होंने 1853 में मिला लिया। और सातवां है नागपुर, क्या नागपुर, नागपुर को इन्होंने 1854 में मिला लिया। और एक इधर आते थे दोस्तों बघाट, क्या बघाट, बघाट को भी इन्होंने किसके साथ, संभल के साथ 1850 ईस्वी में ही मिला लिया। कब, कौन, बघाट को, बघाट। दोस्तों सबसे पहला है सोतारा, सोतारा 1848 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया। दूसरा है जैतपुर, जैतपुर को भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया 1849 ईस्वी में। तीसरा है संभल, संभलजा, उसको 1850 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया। और 1852 ईस्वी में उदयपुर और झांसी की रानी के बारे में आप सुने ही होंगे दोस्तों। 1852 ईस्वी में झांसी को भी अपने शासन के अधिग्रहण कर लिए, कौन, ब्रिटिश। और 1853 में झांसी, 1854 ईस्वी में किसको, तो नागपुर। तो इसको हम एक ट्रिक से इसको हम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कहेंगे ये एक इंसान है जिनका नाम है जैत, जैत, जैत को हम बोलते हैं कि जैत, जैत को बाबा मानते हैं दोस्तों। जैत बाबा तारा के चक्कर में मत रहिए, संभल जाइए, तारा के चक्कर में मत रहिए, संभल जाइए, वरना घाट पे चल जाएंगे आप। मतलब अब दोस्तों लड़की के चक्कर में कोई रहता है तो पिटा उठा के मरता ही है, तो नहीं संभलेंगे तो मर के घाट पे चल जाएंगे। तो ये चारों क्लियर हो गया। सोटारा 1848 ईस्वी में, और जैतपुर 1849 ईस्वी में। उसके बाद संभल जाइए 1850 ईस्वी में। उसके बाद वरना घाट पे चल जाइएगा 1850 ईस्वी में, बघाट। और उसके बाद है उदय हुआ फिर किसका, झांसी के नाग का, मतलब नागिन मान सकते हैं, जो कि काफी वीर थी दोस्तों। कौन, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ से रिलेट कीजिए, उदय हुआ महान राजकुमारी झांसी की नागिन, मतलब राजकुमारी, हम इसको रिलेट कर सकते हैं बस याद करने के लिए। ऐसा तो हम राजनीतिक कारण देख रहे थे, इसमें कई और कारण महत्वपूर्ण है। ये जो थे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने एक पेशवा चल रहे थे मराठा साम्राज्य के, जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के एक दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब, क्या, नाना साहब। तो नाना साहब की इन्होंने क्या कर दी, पेंशन को, नाना साहब की पेंशन को जब्त कर लिया, कौन, ब्रिटिश। नाना साहब की पेंशन को जब्त कर लिया। इस समय नाना भी उधर से, नाना साहब भी भड़के कि क्यों मेरा पेंशन जब्त किया आखिर ब्रिटिशों ने। और 1849 ईस्वी में, सॉरी हाँ 1849 ईस्वी में इसने, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया, कौन, ब्रिटिश ने 1849 ईस्वी में। दोस्तों एक पे एक कारण बन रहे हैं, कोई छोटी सी कोई क्रांति नहीं है। 1857 की क्रांति है, कोई एक कारण तो हुई नहीं है। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि कितनी आखिर ब्रिटिशों ने गलतियां की है। उसके बाद 1848 ईस्वी में ही एक बात कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के उस समय महान राजा हुआ करते थे, यानी कि इससे पहले आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का शासन था। तो मुगल साम्राज्य के शासक उस समय थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने क्या किया, तो बोला कि क्या बोला कि साहब जी, मुगल बादशाह आप अब लाल किला को छोड़ के जाइए और कुतुब मीनार के एक छोटे से रूम में रहिए, अब लाल किला आपके लिए नहीं बना है। दोस्तों उस समय कहते हैं कि बहादुर शाह के दिल पे एक पत्थर नहीं दोस्तों, एक पहाड़ गिर गया। अब मुगल बादशाह जो हुआ करते थे, जिनके अधीन पूरा भारत होता था, उनको अब एक कह रहे हैं कि आप लाल किला छोड़ के चले जाइए, क्या लाल किला छोड़ के चले जाइए। तो ये कैसे पॉसिबल था। तो इस समय ये भी भड़के हुए थे बिल्कुल, कौन, बहादुर शाह जफर।
अब बहादुर शाह जफर को एक और बात कहते हैं कि अगर आप मर गए तो उसके बाद जो आपका पुत्र होगा, आप मर गए तो उसके बाद आपका पुत्र होगा, उसको अब मुगल बादशाह का किरदार नहीं दिया जाएगा, उसको मुगल बादशाह की उपाधि नहीं रहेगी, वह शहजादा कहलाएगा। क्या? वह सिर्फ शहजादा कहलाएगा, उसे ज्यादा कुछ खास वैल्यू नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जैसे दिल्ली में आग सी लग गई, इनके पुत्र को सिर्फ शहजादा कहा जाएगा, शहजादा। तो मुगल बादशाह की करीब करीब इन्होंने गति दुर्गति जो भी थी कर दी, कौन? ब्रिटिशों ने। अब इनकी होनी बाकी है दोस्तों। अब मुगल बादशाह के बाद आता है, उस समय भारत के जो सेक्टर थे, ये जो क्षेत्र थे, इस समय भारत के किनका था शासन? कर्नाटक के नवाब। और इधर था त्रैंक्वे बार के राजा कौन थे? तो त्रैंक्वे बार की राजा की इन्होंने उपाधि समाप्त की, राजा साहब अब आप राजा नहीं है, आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, आप भी अब आम आदमियों की तरह हैं, बिल्कुल एकदम से राजा को इन्होंने रोडपति बना दिया, अब आपका कोई अधिकार नहीं है। तो राजा भड़के, अब त्रैंक्वे बार के राजा की उपाधि समाप्त की, साथ ही साथ कर्नाटक के नवाब की भी उपाधि समाप्त कर दी कि आप नवाब साहब, अब आपके पास सूबेदारी और दीवानी का कोई अधिकार नहीं है, अब आप भी नॉर्मल इंसान हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारण बनता है दोस्तों, क्या? कर्नाटक के नवाब और इनका पद से हटा देना। और दोस्तों कहते हैं कि यह 1800, अब ये सबको कब्जे में ले लिए, लेकिन एक और राज्य था जिसका नाम था अवध। अब अवध के तो पास इनके पास उत्तराधिकारी भी था, तो आखिर ये ब्रिटिश कर क्या सकते थे? तो इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई चाल चली और कही कि आप कुशासन कर रहे हैं, यानी कि आप जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं, आप जनता के ऊपर अवैध रूप से शासन कर रहे हैं, तो इनको कुशासन के आधार पर, क्या? कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। तो करीब करीब करके पूरे भारत का अधिग्रहण कर लिया। अब हम राजनीतिक कारण देख लिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारण के बारे में कि आखिर 1857 की जो क्रांति थी उसकी आर्थिक कारण क्या है? 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण, तो दोस्तों कहते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश थे, भारत के लोगों के साथ कर में वृद्धि बहुत ज्यादा कर दिए। क्या? कर में वृद्धि बहुत ज्यादा कर दिए। अब मान लीजिए किसी गरीब किसान के यहाँ 100 केजी अनाज हो रहा है, मतलब 100 केजी अनाज हो रहा है, उसमें से अब ब्रिटिश 60 केजी मांगते थे। अब कहाँ से देंगे दोस्तों? इसके लिए विद्रोह होगा ही, तो कर में वृद्धि कर दिए। और सेकंड है, कर में वृद्धि कर दिए, और जो ग्रामीण थे, ग्रामीण किसान की आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण ग्रामीण किसान की आत्मनिर्भरता समाप्त कर दिए। कौन? एकदम से समाप्त कर दिया दोस्तों। कौन? तो ब्रिटिशों ने। अब आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि वह जितना उनको खाना है, जितना उनको खाने से बचता है, वो खाने के लिए खुद उपजा लेते थे। लेकिन इसमें भी ब्रिटिश हस्तक्षेप किए और इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया, धन का निष्कासन के। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि हम ब्रिटिश के लिए कच्चे माल
भारत में उत्पादन करें, मतलब किसी और देश के उद्योग के लिए कच्चे माल हम दूसरे देश में उत्पादन करें, इसका मतलब यह होता है कृषि का वाणिज्यिकरण। तो इंग्लैंड में उस समय, इंग्लैंड एक ठंडा प्रदेश है दोस्तों, आप भी जानते हैं, और ठंडे प्रदेश में चाय की दरकार, चाय कॉफी की दरकार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का डिमांड है। और विपरीत है चाय कॉफी, चाय कॉफी ठंडे लोगों की जरूरत होती है, ठंडे प्रदेशों की, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत गर्म प्रदेश में होता है, और भारत बिल्कुल उस जलवायु के अधीन था। तो उन्होंने कृषि के वाणिज्यिकरण में भारत में कई जगह, भारत के पश्चिम बंगाल, मतलब भारत के पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, अब इसके साथ झारखंड हो गया, इन सब क्षेत्रों में नील का उत्पादन करवाया जबरदस्ती। और इधर केरल के क्षेत्र में रबड़ का उत्पादन करवाएं, कर्नाटक के क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन, कर्नाटक के क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन किए, असम के क्षेत्र में चाय का उत्पादन करवाएं जबरदस्ती। अब इससे समस्या यह उत्पन्न हुई दोस्तों कि ब्रिटिश तो परिपूर्ण हो गए, लेकिन हमारे भारतीय जो कि अपने उत्पादन के लिए जो उत्पादन करते थे, वो खाते थे, वह उत्पादन नहीं कर पाए। इससे अकाल में बारंबारता आ गई। क्या? अकाल में बारंबारता आ गई। अकाल में बारंबारता आ गई। अब अकाल में बारंबारता आ गई, भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। भूखमरी जैसी समस्या होने लगी। धन का निष्कासन करने लगे। धन का निष्कासन करने लगे कौन? ब्रिटिश। तो यह कई सारे कारण हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई कारण हैं। तो धन का निष्कासन किए, भूखमरी जैसी समस्या, अकाल में बारंबारता, ग्रामीण किसान की आत्मनिर्भरता कर दिए, कृषि का वाणिज्यिकरण किए, तो इससे भूखमरी बढ़ी और कई किसान भूख के चलते मर जाते थे। तो आर्थिक कारण भी कई सारे हमने देखे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सैन्य कारण के बारे में। क्या? सैन्य कारण। तो सैन्य स्तर पर क्या, सैन्य स्तर पे बहुत भेदभाव देखे जाते थे। अब भारत के लोगों को खाने के लिए कुछ और दिए जाते थे, ब्रिटिश के लोगों को खाने के लिए कुछ और दिए जाते थे। अब मान लीजिए कि ये दो व्यक्ति हैं, यह है इंग्लैंड के इंसान और यह है इंडिया के। मान लीजिए ये रमेश हैं और ये रामू हैं, तो यह इंडिया के हैं। तो यह इंडिया वाले हैं, अगर यह कोई काम करते हैं तो इनको, बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इनको मिलता है 5 रुपया, वहीं इनको मिलता है 1,000 रुपया। अब चाहे कितना भी काम कर लीजिए, और जब ये कहते थे कि आखिर मेरे साथ अन्याय क्यों, तो ये कहते थे कि तुम काले हो और तुम हीन हो, हमारे आगे तुम कुछ नहीं हो। और इनका आप जानते हैं दोस्तों कि क्या लिखते थे? इंडियन एंड डॉग इज नॉट अलाउड। तो अब इनके साथ भेदभाव, इसके साथ साथ भोजन, भोजन के लिए भेदभाव करते थे। ब्रिटिश को विशेष प्रकार के भोजन मिलते थे, लेकिन वही भारतीयों को सूखी गीली भोजन दे दिया जाता था। भोजन, वेतन भी कम दिए जाते थे, और पद पद भी भारत के लोगों को उच्च पद नहीं दिया जाता, हमेशा इनको नीचे पद, हवलदार जैसे छोटे छोटे पद दे दिए जाते थे। यही सैनिक का प्रमुख कारण थे। सैन्य स्तर पर भी इन्होंने, इनकी जो चरित्र का निर्माण है, इनकी नीतियां, गलत नीतियों के कारण विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा है सामाजिक, सामाजिक धार्मिक के पहले हम बात करेंगे इनकी प्रशासन, इनकी प्रशासन व्यवस्था, इनकी प्रशासन व्यवस्था। तो इनका जो प्रशासन था, इनके प्रशासन भी दोस्तों बहुत, इनकी नीतियां गंदी थी, जिसके कारण भारतीय लोगों में असंतोष जैसी समस्या उत्पन्न हुई। क्या?
असंतोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। कहाँ? भारतीय लोगों में। क्योंकि इनकी जो न्यायालय थे, इनकी जो न्यायालय थे वह बिल्कुल भेदभाव से भरे थे। वहाँ का भारतीय लोगों के लिए महंगी, क्या महंगी एवं जटिल थी भारतीय लोगों के लिए। क्या महंगी एवं जटिल थी भारतीय लोगों के लिए न्यायालय। कहाँ के? ब्रिटिश के। तो दोस्तों न्यायालय जो महंगी थी और साथ में साथ जटिल भी थी, तो भारतीय बिल्कुल उत्पीड़न के शिकार हो चुके थे। और भारतीयों ने फिर, आप सोचे कि, और वहाँ इतना ज्यादा भेदभाव था कि जैसे ही भारतीय जाते थे उन्हें अलग बैठा दिया जाता था और एक बोर्ड रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इसी आधार पे कैसे भी करके भारत झेल रहे थे इस दुख को। और साथ ही साथ भारत कोई आधिकारिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। जैसे आज अधिकारी होते हैं दोस्तों, डीएम, एसडीएम, डीवाईएसपी, एसपी। अब उस समय कोई भारतीय नहीं बन सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही बन सकते थे। क्या? तो ब्रिटिश बन सकते थे। क्या बन सकते थे? तो बड़े अधिकारी। और उस समय साथ ही साथ जो कर थी, कर की असंतुष्टता पाई जाती थी। उनका कर जो था वो काफी सम्मानजनक नहीं था, बिल्कुल ही भारतीय लोगों पर अपमानजनक था। अब प्रशासन व्यवस्था के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है इनका हस्तक्षेप, जो कि धार्मिक हस्तक्षेप है। धार्मिक एवं सामाजिक हस्तक्षेप है। सामाजिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप। सामाजिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप है। सबसे पहले इन्होंने, जब 1857 की क्रांति थी उसके पहले यह सिर्फ व्यापार पे बल दिए। क्या? व्यापार पे बल दिए। लेकिन 1857 के बाद यह राजनीतिक रूप से जैसे जैसे उभर कर ऊपर आए, इन्होंने भारतीय समाज में हस्तक्षेप की निधि पहले थी 1857 के क्रांति के पहले, उसको त्यागी और भारतीय समाज में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए। कौन? ब्रिटिश। भारतीय साम्राज्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिए। कौन? ब्रिटिश। तो इनके हस्तक्षेप से जो समस्याएं उत्पन्न हुई, अब 1856 की बात है कि लॉर्ड डलहौजी ने 3 अधिनियम लाए। 3 अधिनियम लाए जो कि है 1856 के तहत। 1856 के तहत सबसे पहले 1829 सती प्रथा का अंत किए। कौन? ब्रिटिश। सती प्रथा का अंत किए कौन? ब्रिटिश। दूसरा है 1843 ईस्वी में बलि प्रथा पर रोक। बलि प्रथा पर रोक। तीसरा है 1856 विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों कहने के तो सती प्रथा को इन्होंने रोका, यह बहुत अच्छा काम है, हमारे समाज में बहुत अच्छा काम है। लेकिन दोस्तों बलि प्रथा भी बहुत रोके, ये भी अच्छा काम है। विधवा पुनर्विवाह रोके, लेकिन ये भी का। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में कई रूढ़िवादी लोग थे, जिनमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं राधाकांत देव। राधाकांत देव। ऐसे भी रूढ़िवादी लोग थे जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि महिलाएं सती हो रही है तो होने दो, वह मर रही है तो मरने दो, उनको क्यों रोका जाए। इन्होंने जमकर विरोध किया।
सती प्रथा के रोग को, सबका विरोध किया इन्होंने। ब्रिटिश हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब कुछ सती प्रथा बिल्कुल दोस्तों अच्छा रोग था, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विधवा हो गई तो उस पर बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जाता था। वह अगर जली नहीं तो उसको सब समाज में चलती थी तो उससे सब डर के लुका जाते थे कि वो डाइन है। उसको हर जगह से अगर कोई भी किसी का तबीयत समाज में खराब हुआ तो सबसे पहले जाते थे इनको मारने कि तुम ही उसको नजर लगा दी जिसके कारण वो कौन मर गई हो, या कुछ मतलब तबीयत खराब हो गया तो तुम्हारे कारण ही हुआ। तो यह मतलब सती प्रथा पर रोक लगाएं, बलि प्रथा पर रोक लगाएं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाएं। तो एक तरह से यह सम ठीक है, लेकिन भारत के रूढ़िवादी जो लोग थे, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करे, वह एक ही जगह पर स्थिर रहे, वह ऊपर अपने समाज को ले जाना नहीं चाहे, वह होते हैं रूढ़िवादी लोग। तो अब दूसरा पहल आता है कि इन्होंने भारत में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की। कौन? ब्रिटिशों ने भारत के सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप की। अब कैसे? अब एक बात आता है, 1856 में एक अधिनियम आया जिसको लॉर्ड डलहौजी ने लाया। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक नियम लाए जिसके तहत होता ये था कि अब कोई भी जो मतलब इस समय लॉर्ड डलहौजी एक नियम चला रहे थे, मतलब एक चीज को प्रेरित कर रहे थे कि हमें हमारा जन्म हुआ है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। और यह ईसाई धर्म के प्रचार में इतने हो गए गुण, तो ईसाई धर्म का एक प्रचार करना चाहते थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो इससे भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा और यह इसके लिए एक अधिनियम 1856 में लाए जिसके तहत अगर कोई बेटा है, अगर कोई बाप है किसी व्यक्ति का और इसका एक प्रॉपर्टी है और यह बेटा है, यह बेटा है, तो यह अगर प्रॉपर्टी पर अगर यह बेटा है, अगर बेटा धर्म परिवर्तन कर लेता है, क्या धर्म परिवर्तन कर लेता, मान लीजिए यह हिंदू से ईसाई बन गया, हिंदू से ईसाई बन गया, तो लॉर्ड डलहौजी के 1856 का अधिनियम यह कहता है कि तब भी इसका बाप के प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना कि पहले था। तो इससे भी भारतीय समाज में काफी ज्यादा इसके प्रति विवाद उत्पन्न हुआ। किसके प्रति? तो इस अधिनियम के प्रति काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं कि भारत में जो ईसाई धर्म के प्रचार लॉर्ड डलहौजी कर रहे थे, यह इनका मुख्य मकसद था कि ईसाई को काफी ज्यादा ऊपर फैलाना, ईसाई को चरमोत्कर्ष पर ले जाना। तो अब इसके लिए यह कितना कामयाब होंगे 1857 के विद्रोह में ही पता चले। दोस्तों हम सामाजिक कारण देख लिए, आर्थिक कारण देख लिए, राजनीतिक कारण देख लिए, धार्मिक कारण देख लिए, सैन्य कारण देख लिए, सभी कारण पे हम देख लिए। अब हम बात करेंगे कि अब हर चीज हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप कुछ सब्जी बनाए और सब चीज के कारण अगर वो कुछ ठीक हुआ, अब मसाला डाले, तेल डाले, इसके कारण वह ठीक हुआ, लेकिन अब इंस्टेंट वह गिर गया तो वह तात्कालिक कारण हो गया। तो तात्कालिक कारण महत्वपूर्ण होता है, पूरा सब्जी बर्बाद अगर वह गिर गया तो हम तात्कालिक कारण की बात करते हैं। क्या? तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में बात है कि बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी बैरकपुर छावनी है जो दोस्तों वेस्ट बंगाल में है, जिसके 34वें रेजिडेंट के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। कौन सिपाही थे? मंगल पांडे। तो बात है, मंगल पांडे का वैसे जन्म हुआ था दोस्तों
इनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1827 ईस्वी में। और 1849 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट के एक सिपाही के पद पे नियुक्त हुए। और 34वें जब रेजिडेंट में था तो उस समय एक नया, पहले एक कथा कथित एक गोली राइफल चली आ रही थी जिसका नाम था ब्राउन बुश। क्या? ब्राउन बुश। अब ब्राउन से अब सोचिए आप, याद रहे कि काला धुंधला जो भी हो, अगर वो ब्राउन है तो पुराना ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो धुंधला हो चुका है। तो ब्राउन बुश, पहले कथा कथित जो राइफल था वो ब्राउन बुश था। अब ब्राउन बुश जो थी राइफल थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वह किसी व्यक्ति को आप मार दिए तो मारने के बाद अगर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं किए तो वह पुनः जीवित हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई पॉइजन नहीं होता था। अगर निकल गया और उसका कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ तो पुनः आप मार के निकल जाइए और वो कल आपको से मिले, भैया कल आपने ही मुझे गोली मारा था ना, मैं वही हूँ। तो उसी प्रकार एक नए गन जिसका नाम था इनफील्ड, इनफील्ड राइफल। अब इसका नाम ही है दोस्तों इनफील्ड। फील्ड में आ जाओ, दिखाते हैं, एक गोली मारेंगे निपट लोगे। तो इनफील्ड राइफल जिसमें पॉइजन रहता था। यह मान लीजिए कि एक बुलेट है, यह बुलेट है और इसके यहाँ पर पॉइजन रहता था और इसके चारों ओर से क्या लपेटा रहता था? कारतूस। कारतूस में चर्बी लपेटा रहता था। क्या? चर्बी। और उस समय काफी ज्यादा अफवाह फैली कि इसमें जो कारतूस लपेटा होता है उस वह चर्बी सुअर और गाय के गाय के सुअर और गाय के चर्बी से बनता है। इसलिए काफी ज्यादा हंगामा हुआ दोस्तों। और मंगल पांडे इसी विद्रोह की का नेतृत्व किए और सुअर और गाय के मांस होने पर उसके कारतूस में यह विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों बाकी का चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसका तात्कालिक कारण होगा विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कहाँ से किसने नेतृत्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।